दोस्तों नमस्कार। गरीब कर्ज ले और ना लौटा पाए तो उसे मौत मिलेगी। रईस कर्ज ले और ना लौटा पाए तो सरकार कर्ज माफी करा देगी। और इस देश में मध्यम वर्ग का तबका या फिर एमएसएमई से जुड़ा हुआ छोटा व्यवसायी अगर कर्ज ले तो फिर जिंदगी मौत के समान होगी। इन तीन परिस्थितियों के बीच खड़े होकर इस देश की अर्थव्यवस्था को समझने की आज कोशिश कीजिएगा, क्योंकि भारत कर्ज लेता है, कर्ज बांटता है। कर्ज के आश्रय इस देश की परियोजनाएं चलती हैं। इस देश में किसान हो या मिडिल क्लास हो, रईस हो या कॉरपोरेट हो, जनता का पैसा हो, सब कुछ कर्ज के आश्रय समूचा सिस्टम कैसे चल सकता है। और जो कर्ज ना लौटाए उसे एक तरफ मौत और दूसरी तरफ रईसी, यह भी इसी देश का सिस्टम है। मौजूदा वक्त में इस देश में 127 परियोजनाएं चल रही हैं और सभी परियोजनाओं का पैसा वर्ल्ड बैंक से आ रहा है। वर्ल्ड बैंक क्यों पैसा देगा और वर्ल्ड बैंक जिन नीतियों को भारत में लागू कराने की दिशा में बढ़ना चाहता है उसकी दृष्टि तो सिर्फ भारत के बाजार पर है। वो चाहता है कि भारत एक बाजार में तब्दील हो जाए और भारत चाहता है, यानी देश में सत्ता संभालने वाली सत्ता चाहती है कि दरअसल कर्ज मिलता रहे और जो भी नीतियां हैं हम लागू कराते चले जाएंगे। हमें इसकी फिक्र नहीं है कि इस देश को अपने पैर पर कैसे खड़ा होना है। हमारी फिक्र यह है कि जब तक हमारे पास सत्ता है तब तक पैसों की कमी होनी नहीं चाहिए, ना हमारी रईसी में, ना हमारे गवर्नेंस के तौर तरीकों में। और पैसा देने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ दोनों तैयार हैं। किन किन योजनाओं में कितना कर्ज का पैसा लगा हुआ है और जितना कर्ज भारत पे बढ़ता चला जा रहा है उसमें बैंकों का योगदान कितना है, और बैंकों में जमा पैसा इस देश के गरीब को दे दिया जाए कर्ज के तौर पर और वो ना चुकता करे तो उसे गाड़ी तले कुचल दिया जाए। और एक छोटा व्यवसायी अगर कर्ज दे पाने में सक्षम ना हो पाए तो उसकी सारी संपत्ति को कौड़ियों के मोल किसी दूसरे के हवाले कर दिया जाए। लेकिन रईसों पर कोई आंच आनी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत की पहचान वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के भीतर एक बढ़ते हुए चकाचौंध भारत की दिशा में है। लेकिन कभी मौका मिले तो विश्व बैंक की उस रिपोर्ट को पढ़िए जिस रिपोर्ट में वो बहुत साफ तौर पर लिखता है कि 1947 में भारत की पहचान निम्न आय के तौर पर थी, आज निम्न मध्य आय वर्ग के तौर पर है। यानी उस समय एकदम लोअर थे, अब लोअर मिडिल में आए हैं। अभी भी मिडिल परिस्थिति में नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से विकसित देश को बनाने का सपना इस देश को दे दिया है और उसकी एवज में बाजार चाहिए। वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज को इस देश में लागू कराना होना चाहिए और कर्ज के आश्रय इस देश को धीरे धीरे चलाते हुए कभी 5 किलो अनाज, कभी नल से जल, कभी एमएसएमई को रियायत, कभी गंगा की सफाई, ऐसी दर्जनों योजनाएं हैं जो इस देश के जरिए नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक की जरूरतों के हिसाब से चलती है। आज हमें लगता है बात तो इस बात से शुरू की जाए कि जिस देश के भीतर में 13 करोड़ किसानों के खाते कर्ज लेकर चल रहे हैं, जिस देश के भीतर में उन 13 करोड़ किसानों ने जितना कर्ज लिया, इस देश के सिर्फ 10 कॉरपोरेट ने कर्ज लेकर उससे ज्यादा की रकम नहीं लौटाई है। और इस देश के भीतर में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और उसके साथ छोटे व्यापारी जो मौत मांग रहे हैं कि हम कर्ज नहीं दे पाए तो हमारी जिंदगी इतनी बदतर तो मत कीजिए। तो आइए आज चंद पन्ने खोलते हैं और इस पन्ने की शुरुआत होती है हजारीबाग से। झारखंड का हजारीबाग का इलाका, हजारीबाग में इचाक प्रखंड है। वहां पर उस प्रखंड के भीतर सिजुआ गांव है। वहां उसने कर्ज लिया। वहां के एक किसान ने जिसके पास 5 एकड़ जमीन, चाहता था कि ट्रैक्टर, नया ट्रैक्टर ले ले, पुराना ट्रैक्टर छोड़ दें। तो उन्होंने जहां से कर्ज लिया वो महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज थे। 2018 में कर्ज लिया, बीच में कोविड काल आ गया, किस्त देना लड़खड़ाने लगा। प्रति माह 14,300 रुपए कर्ज देने थे, लेकिन कोविड काल में यह स्थिति अनुकूल नहीं थी कि कर्ज भी दे पाए। तो कर्ज ना देने की एवज में जो 44 किस्तें थी वो बढ़कर 50 किस्त हो गई और उस 50 किस्त में भी सौदेबाजी और तमाम
वार्तालाप जो हुआ उसमें तय हो गया कि हम 22 तारीख को यानी 2 दिन बाद यानी तीसरे दिन हम कर्ज लौटा देंगे। चूंकि आज 19 सितंबर है, 22 सितंबर को कर्ज लौटाना था और यह तय हुआ 14 सितंबर को। लेकिन 15 सितंबर को अधिकारी घर पर पहुंच गए वसूलने के लिए और ट्रैक्टर को लेकर जाने लगे। घर की बहू ने कहा ट्रैक्टर मत ले जाइए, यही सी से खेती होती है, लेकिन नहीं माने और उसके बाद जिस कार से आए थे उस कार से उस महिला को रौंद दिया, जिसकी मौत रांची पहुंचते पहुंचते अस्पताल में ही हो गई। वह 2 महीने के गर्भ से थी और जो कर्ज बचा हुआ था उस कर्ज की रकम थी 1,20,000। बैंक के अधिकारी जो वसूलने आए थे वो कह रहे थे 1,30,000 दीजिए। वो कह रहा था अगर 30,000 चाहिए यानी 10,000 ज्यादा चाहिए तो 2-3 दिन का वक्त और दे दीजिए, हम आपको लौटा देंगे। लेकिन यह भी नहीं हो पाया। इस देश के भीतर में जो किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री बांटते हैं उसमें भी हजारीबाग के इचाक प्रखंड के सिजुआ गांव के 260 लोग उसके दायरे में आते हैं। उस गांव से जब हमने पता किया कि वाकई क्या सबको किसान सम्मान निधि मिला, जानकारी निकल कर आई, जो वहां पर हमारे रिपोर्टर और हमारे जो पत्रकार मित्र हैं उन्होंने जानकारी दी कि 260 में से 175 एवरेज है, कभी कभी 200 तक होता है और कम से कम 120 तक होता है। इतना ही किसान सम्मान निधि का फायदा लोगों को हो पाता है, बाकियों को नहीं मिल पाता है। लेकिन सवाल यहां पर यह नहीं है कि किसान सम्मान निधि मिले या ना मिले, समझना यह है कि दरअसल इस देश के भीतर में जो किसान सम्मान निधि का प्रपोजल था वह भी वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया था। यानी जो कैश दिया जाता है वर्ल्ड बैंक ने क्रिएट किया कि गरीबों को आप कैसे कैश ट्रांसफर करेंगे और उनकी जमीन यानी खेती की जमीन के लिए इस देश में कैसे आप एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लेकर आएंगे, कैसे हर क्षेत्र को सड़क से जोड़ेंगे, पानी से जोड़ेंगे, हवा से जोड़ेंगे। यानी जो आपको नजर आ रहे हैं बड़े बड़े कॉरिडोर्स, उसके पीछे भी वर्ल्ड बैंक की दृष्टि है। जो नजर आ रहे हैं छोटे छोटे हवाई अड्डे, उसके पीछे भी वर्ल्ड बैंक की सोच है। उसको चाहिए इस देश को मार्केट में तब्दील होना और उसका बहुत साफ अपनी रिपोर्ट में मानना है कि भारत के भीतर अभी भी मोनेटाइजेशन की यानी हर चीज की कीमत की बड़ी जरूरत है और उसके जरिए दुनिया के बड़ी कंपनियां बहुत कुछ कमा सकती है। तो भारत एक बाजार में तब्दील हो जाए और जो पेट भरने का सवाल आएगा तो उसके लिए जो कर्ज दिया जाता है और कर्ज जो भारत लेता है उसका लगभग 12% हिस्से से वेलफेयर स्कीम और तमाम मुफ्त में बैंक में पैसा ट्रांसफर चल जाएगा। लेकिन उसकी एवज में जो कमाई होगी वह तकरीबन 120 गुना ज्यादा होगी। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।